सो गाइस, अब देखेंगे हम लोग पैसल एनालिसिस क्या होता है। पैसल बोल सकते हैं, पैसले बोलते हैं कुछ लोग। जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, समझना जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन जरूरी नहीं है यहाँ पे। इसका लॉन्ग फॉर्म आपको आता है। पैसल स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एंड एनवायरमेंट। अब देखो, सिंपल वर्ड्स है। पॉलिटिकल आपको पता है क्या, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, बस आपको इसको समझना है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कैसे इसका यूज होगा। हालांकि एक लॉन्ग फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकता है इसके, क्योंकि काफी बड़ा लॉन्ग फॉर्म है। और बाकी इसमें क्या होता है कि आपको एक जो है कंसेप्ट बताई जाती है और उससे आपको पूछा जाता है कि ये इकोनॉमिक इशू है, सोशल कल्चर है, या पैसल में आता है, या क्या, या फिर बीसीजे में आता है, कहाँ आता है ये। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो पैसल एनालिसिस स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ये आप याद कर लो कहीं पे, और एनवायरमेंटल। ठीक है, ये आप कहीं पे याद कर लो, ये जरूरी है। कैसे याद करना है, ये वर्ड से आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल, दो ई आते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज को समझ लेना है। सब मॉडल्स आल्सो एक्सटेंड दिस, इंक्लूड एथिक्स एंड डेमोग्राफिक्स। ठीक है, कुछ में ये अलग भी जो है दो पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं, और जिसको यहाँ पे स्टेपल बोलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल आपको याद होना चाहिए कि क्या बोलते हैं। तो स्टेपल आप इसको बोल सकते हैं। इसमें फिर क्या होता है कि तीन ई आते हैं, तो इसको समझना है। इससे आपको याद रखना है कि तीन ई आते हैं स्टेपल में, और उसमें फिर इथिक्स एक आ जाता है और डेमोग्राफिक्स एक आ जाता है। ठीक है, दिस ऑल्सो डन मोर फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस विच इज लुकिंग टू सेटअप यूनिट ऑफ शोर। ऑफ शोर मैंने क्या बताया, कंट्री से बाहर। ऑन शोर मतलब क्या है, ऑन कंट्री, ऑन कंट्री, ऑफ कंट्री, ऐसे याद रखो। ऑफ शोर मतलब कंट्री से बाहर। एंड एनालाइजिंग सेवरल कंट्रीज टू चूज फ्रॉम। तो एक किसी कंट्री में जब आप पैसा डालते हैं, इंडस्ट्री, उस कंट्री के इंडस्ट्री में जब पैसा डालते हैं, तो वहां पे ये एनालिसिस यूजफुल होता है। ये याद रखना आपको कि हर एनालिसिस कहाँ यूज होता है, ये समझना है। ठीक है, दिस मॉडल प्राइमरीली एनालिसिस। और देखो क्या होता है कि जब आप एनालिसिस करते हैं ना कहीं पे, या फिर जब आपको कुछ क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड, तो आपको एक लॉजिक लगा के वहां पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, बट स्टिल अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो वहां पे आप उसको लगा के डाल सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज में भी इसके क्वेश्चंस रहेंगे, सो डोंट वरी, वहां पे आपके क्लियर हो जाएंगे। मोस्टली वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है, मेरे जो क्वेश्चन सेट हैं वो आपको मिल जाएंगे यूडेमी के ऊपर जाके। वहां से आप सब्सक्राइब करके उसको सॉल्व करें तो आपके एग्जाम पक्का निकलेगा। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे तो उस केस में आपको बस नॉलेज के लिए देखना है। दिस मॉडल प्राइमरीली एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इसको ये सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, विल एक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर फॉर बिजनेस। ठीक है, देन टू डू बिजनेस इन, देखो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं आपको ज्यादा भी इसके बारे में एक्सप्लेन क्या करूं। ये इजी लाइन से जो आपको खुद से ही पढ़ लेनी है, और मैं नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से आपको, ताकि कंसेप्ट वाइज। टू डू बिजनेस इन एनी कंट्री, अ बिजनेस मस्ट नो ईच ऑफ द अबव फैक्टर्स वेरी वेल, एंड हाउ चेंज इन एनी आइदर ऑफ दिस वुड इम्पैक्ट इन बिजनेस। लेट अस सी वन ऑफ दिस इंडिविजुअल इन ब्रीफ एयर। तो अभी इसमें से एक एक चीज हम लोग देखेंगे। पहले जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखो पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, कंट्री कैन हैव वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, राइट। आपको भी पता है कि हमारे देश में बहुत अलग तरीके के कम्युनिस्ट भी हैं, कुछ जो है कैपिटलिस्ट भी हैं। कम्युनिस्ट कंट्रीज वुड हैव सोशल ऑब्जेक्टिव अबव एनीथिंग एल्स, while capitalist ones would not necessarily have all responsibility of welfare state। ठीक है, सिंपल सी बात है। कम्युनिस्ट मतलब कि आपको पता है क्या होता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट, जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ग्रोथ कम होती है। हालांकि हमारा थोड़ा सा उल्टा है, ग्रोथ भी अच्छी है हमारी, और मैं मानता हूँ कम्युनिस्ट भी है, क्या बोल सकते हैं अभी, वो तो आपको भी पता है। ठीक है, बट अगर कम्युनिस्ट कंट्री तो कहीं ना कहीं पे जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो कम्युनिस्ट कंट्रीज वुड हैव सोशल ऑब्जेक्टिव अबव एनीथिंग एल्स। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो बाकी चीजों से ऊपर होते हैं, व्हाइल कैपिटलिस्ट वंस वुड नॉट नेसेसरली हैव रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। ओके, स्टेबिलिटी इन legislation and the policy, minimum corruption, bureaucracy, then communal tensions, okay, and violence। ये सब अगर हैं किसी कंट्री में, कहीं ना कहीं पे आपको वहाँ पे कम से कम करप्शन होगा तो अच्छी बात है।
डेमोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनल टेंशन जो है वो कम होना चाहिए, राइट, और वायलेंस जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, एंड कपल विथ मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस होता है उसका फ्रीडम होना चाहिए अच्छे से, then ease of doing business and quick turnaround time are some of the factors that which investor would look for the country to invest. Healthy public finance and consistent fiscal policy, furthering investment in infrastructure are some of other important parameters for the investors. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो गई, फिजिकल पॉलिसी आपको मैंने बताया, जो बजट होता है वो हो गया, अच्छी कंसिस्टेंट होना चाहिए वो, ठीक है, हेल्दी पब्लिक फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, आपको पता है इसमें क्या क्या देखा जाता है, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक पूरा चैप्टर देख चुके हैं। कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है क्या होता है, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, स्टेबल मॉनेटरी एंड फिजिकल सिचुएशन, वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट, टैक्सेशन अच्छा होना चाहिए, है ना, विल डिफाइन इट्स अट्रैक्टिवनेस एज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सोशल कल्चर क्या होता है, social culture aspects of the population of the country such as a demographic profile in the terms of age, ठीक है, एजुकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज अच्छी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए लोगों की, अगर अच्छी है तो कहीं ना कहीं पे ग्रोथ आपको देखने को मिलती है इकोनॉमी में। मैंने बताया है क्यों, क्योंकि उसके से कहीं ना कहीं पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं पे जो अलग अलग कंपनीज हैं या जो बिजनेस है उनके लिए फायदे वाला वो होगा, और वो कहीं ना कहीं पे वो टैक्स पे करेंगे तो हमारे देश की ग्रोथ होगी, वही टैक्स का पैसा ही कहीं ना कहीं पे यूज होगा हमारे फायदे के लिए। ऑल अफेक्ट द चॉइस ऑफ द पीपल टू मेक व्हाट दे बाय एंड कंज्यूम। कल्चर्स अफेक्ट बिजनेस इन मल्टीपल वेज। With young population in India offers different opportunities and challenges in comparison to say Japan with the aging population। जो जापान में है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एज उनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से चीज़ें अपॉर्चुनिटी वो देखी जाती है। हमारे इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो यंग पॉपुलेशन है इंडिया में, याद रखना है, ऑफर्स डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन कंपैरिजन टू जापान विद जो है एज पॉपुलेशन। सोशल कल्चर में ये सब चीज़ें आती है, डेमोग्राफिक, एज, हेल्थ, सोशल लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें जो लोग पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की डिपेंड करती है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, आपको पता है टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। नो डायमेंशन ऑफ लाइफ कैन एवर बी इमेजिन टुडे विदाउट टेक्नोलॉजी। आप फोन के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इंटरनेट के बिना रह सकते हैं क्या अभी? तो हमारी जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी के बिना अभी इमेजिन भी नहीं की जा सकती, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग क्रूशियल रोल इन टेकिंग बिजनेसेस एंड सोसाइटी टू नेक्स्ट लेवल्स, ओके। Countries pushing R&D activities are R&D research and development activities are bound to be the forefront of technology. Availability of technology, save population, institution driving technology based initiatives and infrastructure helps a country attractive investor to attract the investors, ठीक है। तो जो ये सारे टेक्नोलॉजी के जो अच्छे, जब हम लोग R&D में पैसा डालती है हमारी इंडिया गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज, मैंने जैसे बताया आपको TCS ने बहुत सारा पैसा अपना R&D में डाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाला, तो लोग भी देखते हैं कि नहीं यार कंपनी कहीं ना कहीं पे एक अच्छा जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे पैसा अपना एक्सपेंस कर रही है, डाल रही है, दैट मीन्स कि आगे चल के फायदा होगा। लीगल फैक्टर्स क्या है? लीगल आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री एंड एबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम टू सपोर्ट प्रोटेक्ट बिजनेस इन व्हाट बिजनेस लुक फॉर। लीगल क्या है? देखो लीगल फैक्टर्स, रेगुलेशंस जो होते हैं, लीगली सब चीजें करना, ठीक है। तो ये सब चीजें लीगल जो है एबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। लीगल आर्किटेक्चर एक होना चाहिए देश का भी, और कहीं ना कहीं पे जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको पता है क्या है? पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। डेवलपिंग नेशंस आर जनरली बॉर्न टू इमिट एनवायरमेंटल हार्मिंग जो है गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो इमिट करते हैं एनवायरमेंटल हार्मिंग गैसेस इन एटमॉस्फेयर। अ कंट्री अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द पॉलिसीज relating to the pollution control, waste disposal, mining, protection of natural flora, fauna, rehabilitations of the displaced local residents, okay। जो नॉर्मल जो लोकल रेसिडेंट्स है उनको तकलीफ ना हो आपके कंपनी की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से, ठीक है। आर ऑल थॉर्नी इश्यूज which if not clear split out then amongusly can lead to operational and legal issues, ठीक है।
ऑपरेशनल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी है उसका पानी किसी रिवर में जा रहा है केमिकल, और उसके वजह से अगर लोग पानी पी रहे वहाँ के लोग मर जाए, तो भोपाल का गैस ट्रेजेडी आपको जो है पता होगा, जो भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी गैस की, वो आपको पता होगी कितने ही लोग उसमें मरे थे, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। सो ओके, सो वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए इसके ऊपर कौन ध्यान रखेगा? गवर्नमेंट का काम है इनके ऊपर लीगल एक्शंस ली जाएं और ये सब चीजें। फिर उसमें एक ईएससी या ईसीजी करके एक ईसीजी करके है, ईसीजी करके आगे है वो, उसके ऊपर भी हम लोग स्टडी करेंगे। वो मेंटेन करना जरूरी होता है हर एक कंपनी को। उसमें शायद वो कंपनी एनालिसिस के अंदर आएगा फर्स्ट पार्ट में, आई गेस इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आगे आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं। एज द गवर्नमेंट पुशेस फॉर इंडिया टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, एनवायरमेंटल इश्यूज आर क्रीपिंग अप। ओके, अगर जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग में ही सबसे ज्यादा एनवायरमेंट जो है पोल्यूशन किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसका डिस्पोजल बहुत ज़्यादा होता है, या फिर उसमें बहुत सारे एयर पोल्यूशन वगैरह सब कुछ है। सो आर क्रीपिंग अप एंड दिस आर एक्टिंग एज वन ऑफ द डिटरेंट फॉर द इन्वेस्टर रेडी टू एंटर इन इंडिया। तो जब भी कोई इन्वेस्टर इंडिया में आएगा तो वो ये सब चीज़ें देखेगा। ओके, नॉट ऑल फैक्टर रेफर टू अबव अफेक्ट ऑल द कंपनीज इक्वली। ओके, evaluating the impact of each factor and its criticality of the business is important step. Okay, तो हर बिजनेस से सेम तरीके का पोल्यूशन ही होगा ये जरूरी नहीं है। अब देखो ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये बहुत जरूरी है, इसके ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन फिक्स आएगा। फिक्स आएगा मतलब आएगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें डायग्राम बहुत जरूरी है। अगर आपने डायग्राम निकालना सीख गए तो इसके सारे सम्स आप सॉल्व कर दोगे। इसको मैंने कैसे याद रखा था मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको आपको कैसे याद करना है इस डायग्राम को ये दिखाऊंगा मैं पहले आपको, क्योंकि जरूरी है। और ये डायग्राम याद करना सीख लो आप, क्योंकि जरूरी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप जब एग्जाम में जाओगे ना तो पहले रफ पेज लेके सबसे पहले ये डायग्राम बनाना। ठीक है, डायग्राम कुछ नहीं है, देखो बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 4 का बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है, या फिर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे पहले आपको एनिमल्स को डालना है, काऊ और डॉग। क्यों डाला काऊ और डॉग? क्योंकि वो एनिमल्स इसके नीचे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार बनाना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क बनाना है। खत्म हो गया। यहाँ पे हाई और हाई, स्टार के पास में हाई और हाई, और नीचे लो और लो। खत्म हो गई डायग्राम। यहाँ पे लिखना है आपको रिलेटिव मार्केट शेयर। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है आपको कैश जनरेशन। याद रखना है। हो गया इतना? ठीक है, मार्केट ग्रोथ एक लिखना है, और इसके नीचे आपको लिखना है कैश यूजेस। तो जब मार्केट की ग्रोथ होगी तो कैश का यूज होगा, और रिलेटिव मार्केट शेयर हमेशा ऊपर आएगा। डायग्राम खत्म हो गया। इतना ही करना था आपको बस। देखें अभी ये डायग्राम याद होगी। अभी मैंने आपको स्टोरी टाइप बता के बताया। नीचे एनिमल्स आएंगे, ऊपर कॉर्नर में ऊपर काऊ के ऊपर स्टार आएगा, डॉग के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, अब देखो, और जब भी दोनों भी चीजें हाई रहेंगी तो स्टार आएगा। ठीक है, और बाकी जब दोनों चीजें लो रहेंगी तो डॉग आएगा। ये याद रखना है, डॉग हमेशा दोनों लो रहेंगे, स्टार आएगा तो दोनों हाई रहेंगे। बस इतना याद रखना है। अभी अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे देखो वही डायग्राम है कि देखें यहाँ पे देखो, कैश जनरेशन, रिलेटिव मार्केट शेयर। मैंने जैसे बताया आपको, बॉक्स बना दिया, नीचे काऊ है, डॉग है, मैंने बताया दोनों एनिमल्स नीचे आएंगे, राइट, स्टार आएगा ऊपर, क्वेश्चन। अब ये देखो डायग्राम याद करना क्यों जरूरी है आपको समझाता हूँ, आगे समझाओ। क्वेश्चन क्या आएंगे वो भी समझाऊंगा। अगर आपने इस तरीके से डायग्राम बना लिए, एक बार आप बना के देख लो, पेपर पे 3-4 बना लो। काउस, डॉग, स्टार, क्वेश्चन मार्क। काउ, दोनों एनिमल्स नीचे, काउ के ऊपर स्टार आता है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दोनों हाई हाई हो गए, लो लो आ गए। यहाँ पे रिलेटिव मार्केट शेयर ऊपर आएगा। याद रखना हमेशा मार्केट शेयर हमेशा ऊपर आएगा, और जहां पे मार्केट शेयर आएगा वहां पे कैश जनरेशन आएगा, क्योंकि मार्केट शेयर बढ़ा है तो कैश जनरेशन अच्छा होगा। ठीक है, और जब मार्केट में जब ग्रोथ हो रही होगी तो हमारा जो कैश है वो भी यूज होगा, क्योंकि जब ग्रोथ फेज में होता है तो हमें और डेवलपमेंट करनी पड़ती है। बस ये याद रखना है। हो गया खत्म। अब देखो स्टार मतलब क्या है? ये जो स्टार है इसका मतलब क्या है? देखो, मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, मार्केट ग्रोइंग रैपिडली, हाई है, मार्केट ग्रोथ हाई है, एंड कंपनी इज हैविंग लार्ज मार्केट शेयर। तो जो मार्केट शेयर है, जो यहाँ पे मार्केट शेयर है वो क्या है? लार्ज है। ठीक है, यहाँ पे हाई है, तो कौन सा आ गया? स्टार आ गया। ऐसे इसको करना है। मैट्रिक्स कैसे देखते हैं हम लोग, वैसे इसको देखा जाता है, याद रखिए। ठीक है, ये हो गया इतना।
देखो एक समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं था इसमें। स्टार मतलब ऐसे बिजनेस जो कैश भी अच्छा जनरेट करे, मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल है रिलायंस जियो, बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, कैश भी बहुत अच्छा जनरेट कर रहा है, ये हमारे लिए स्टार है, इसको हम लोग बाय करेंगे। ठीक है, खत्म हो गया। कैश का ऐसे स्टॉक्स को बाय किया जाता है। कैश काउज मतलब क्या, हाँ भले ही हमारा पैसा यूज हो रहा है लेकिन कैश भी जनरेट हो रहा है। देखो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे मार्केट ग्रोथ अभी स्लो है लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे लिए ये कैश जनरेट कर रही है। तो ये एक ऐसी काउ है जो हमारे लिए कहीं ना, ये स्टार तो नहीं है लेकिन इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो तो धीरे धीरे हो रही है, अभी ग्रोथ फेज में है। ठीक है, बट कहीं स्लो ग्रोथ है लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है ये हमारे लिए कैश जनरेट करती है। तो कैश जो है यूजेस कम हो रहा है, ठीक है, मार्केट ग्रोथ का रेट जो है वो लो है लेकिन कैश का जो जनरेशन है वो बहुत हाई है, इसके लिए ये आती है काउस में। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस आर द सेगमेंट विच रिक्वायर्ड लो कैश इन्फ्यूजन, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन द मार्केट शेयर बिकॉज ऑफ द लो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि लो ग्रोथ होती है। बट अगर आपने डायग्राम निकाली तो आप इसको मैच कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, सेम टाइम स्टेडीली जनरेट कैश फॉर द कंपनी फ्रॉम द एसेंशियल मार्केट शेयर। तो मार्केट शेयर अच्छा है, इसके लिए कैश जनरेट हो रहा है। दिस इंडस्ट्री ग्रोज एट द प्रेडिक्टेबल एंड स्टेडी रेट ऑफ ईच ईयर, स्टेडी रेट पे बढ़ती रहती है, विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वेल पेनिट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेडी मार्केट एंड स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। तो जब आप एक एनालिस्ट के थ्रू अगर आपको यहाँ पे स्टार और काउ मिलता है तो आप बाय करेंगे, क्वेश्चन मार्क में थोड़ा सोचेंगे, एंड डॉग्स में आप नहीं करेंगे, उसको बेच ही देंगे या फिर करेंगे। इसका एक एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी का, मैंने आपको बताया था। इसमें कहीं ना कहीं पे कैश यूज है, कैश यूज कम है और बहुत अच्छा स्टेडी रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन मार्क, बिजनेस सेगमेंट इन फास्ट ग्रोइंग मार्केट बट हैविंग अ लो मार्केट शेयर। भले ही ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन मार्केट शेयर बहुत कम है, राइट। क्वेश्चन मार्क में देखो मार्केट जो शेयर है वो कम है। अब अगर आपका मार्केट शेयर कम है तो कोई फायदा ही नहीं आपका उसमें, भले ही ग्रोथ कितनी भी हो जाए, 100x 200x ग्रोथ हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, तो जो कैश जनरेशन है वो भी कम होगा अपने आप, क्योंकि आपका मार्केट शेयर कम है। ठीक है, so to the right strategies and investment can help the market share of the business to grow, but they are also run risk of consuming cash in the process of increasing market share and in the end turning out to not enough cash generating। ठीक है, तो आपका कैश जो है जनरेट नहीं हो पाता इतना इनफ जितना आपने इसमें मार्केट शेयर में पैसा डाला है। तो ऐसी जो बैंक है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको इग्नोर करना, यहाँ से आपको पूरा नोट मिल जाएगा, थोड़ा सा एडिट मैंने किया है यहाँ पे। डॉग्स बिजनेस सेगमेंट विच हैव स्लो ग्रोथ, ठीक है, एंड इंटेंसिव कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स विच लीड टू द लो जनरेशन ऑफ कैश। ठीक है, कैश जनरेशन भी लेस है, मार्केट शेयर भी कम है, ग्रो मार्केट रेट है, तो जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है। तो ऐसे केस में क्या है कि डॉग्स ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। ये क्या है, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। हालांकि ये एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए नहीं आपके एनआईएसएम के इसमें, लेकिन मैंने ये ऐड किए ताकि आप समझ पाए इसको। ओके, सो आई होप इट्स मोर देन इनफ अबाउट दिस। स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर कंडक्ट परफॉर्मेंस एससीपी एनालिसिस क्या होता है। अनदर मेथड ऑफ एनालाइजिंग द इंडस्ट्री इज टू लुक एट द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे कंपनी का कि वो मोनोपोली है, ओलिगोपोली है। ठीक है, उसके बाद में कंडक्ट कि क्या वो कंडक्ट करता है, कैसे मतलब कैसे सारे जो ऑपरेशन है वो कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कमोडिटाइज्ड है और स्पेशलाइज्ड है, सीजनल है, राउंड द ईयर है, साइक्लिकल है, नॉन साइक्लिकल है, सब चीजें उसमें मालूम चल जाती है। हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, सीजनल, स्पेशलाइज्ड, कमोडिटाइज्ड सब पढ़ के रखे हैं हमने पहले ही पिछले सेशंस में। एंड फाइनली इट्स परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस में आरओई परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कितना प्रॉफिट दे रही है। आरओई देखेंगे, आरओआईसी, यहाँ पे आईसी क्यों दिख रहा है पता नहीं। ठीक है, डब्ल्यूएसीसी देखेंगे, आरओसी देखेंगे। ठीक है, एससीपी एनालिसिस में बी सीन एज अ एक्सटेंशन टू द पोर्टर्स मॉडल। जो पोर्टर्स का मॉडल है, इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, एससीपी एनालिसिस इज एक्सटेंशन ऑफ डैश डैश मॉडल, जो पोर्टर का है, वेयर प्रोबेबली फर्स्ट 2 पॉइंट्स स्ट्रक्चर एंड कंडक्ट वेयर कैप्चर। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर और कंडक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं होता है वहां पे। अंडर द एससीपी वन ऑल्सो गोज इनटू द फाइनेंशियल डायमेंशन ऑफ द इंडस्ट्री फ्रॉम द एनालिसिस परस्पेक्टिव। मैंने आपको बोला कि जो पोर्टर्स में तो हमने स्ट्रक्चर और कंडक्ट देख लिया था, बट एससीपी में हम लोग एक और चीज ऐड करते हैं, वो है पी, जो कि है सॉरी परफॉर्मेंस। हाँ यस, तो परफॉर्मेंस मतलब कि फाइनेंशियली कितना अच्छा है, तो फाइनेंशियल डायमेंशन हम लोग देख पाते हैं, ये बताया गया। स्ट्रक्चर एनालिसिस अभी फर्स्ट, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखो ये फर्स्ट है, इसमें स्ट्रक्चर एससीपी का फर्स्ट पॉइंट है, एस सी और नीचे एक पी है, राइट, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये पी है, तो अब इसको पढ़ना जरूरी क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है एससीपी में से। ठीक है,
आपको कुछ पॉइंट बताया जाएगा कि आरओसी देखो यहाँ पे बताया जाएगा आरओसी, आरओआईसी, डब्ल्यूएसी, आरओई, ये किस के पैरामीटर्स हैं। उसमें फिर ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर, कंडक्ट और परफॉर्मेंस, तो आपको परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना है। ठीक है। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव इन द इंडस्ट्री। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिव होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो बताता है स्ट्रक्चर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिजनेस इन इंडस्ट्री, कितना कॉन्सेंट्रेशन है बिजनेस का इंडस्ट्री के अंदर, एक इंडस्ट्री में कितना मार्केट साइज है वो दिखाया जाता है यहाँ पे। रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस प्लेयर्स, जो बाकी जो प्लेयर्स है, पियर्स हैं। पियर्स मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पियर्स मतलब जो हिंदुस्तान सॉरी HUL का पियर कौन है, ITC। इन्फी का पियर कौन है, माइंड्री बोल सकते हो आप, राइट। माइंड्री के अलावा TCS बोल सकते हो, विप्रो बोल सकते हो, ये इसके पियर्स हैं, तो समझ में आना चाहिए। तो पियर्स या वेरियस प्लेयर्स जो होते हैं, उनके साथ में उनसे मार्केट शेयर कैसे ज्यादा है, उसके कंपैरेटिवली कैसा है, ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। देन मार्केट साइज क्या है, उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है मार्केट साइज की, ठीक, या फिर कंपनी की क्या ग्रोथ रेट है बाकी कंपनी से। इन दिस सेक्शन एनालिस्ट स्टडीज हाउ मेनी प्लेयर्स एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री, के हमारी कोई कंपनी तो उसके साथ में उसके कंपटीटर्स कितने हैं, हमारे जैसे कंपनी कितनी है जो हमारे जैसे सर्विसेज चला रही हैं या गुड्स बेच रही हैं। इज देयर एनी डोमिनेशन ऑफ फ्यू प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, क्या किसी का डोमिनेशन है, अदानी वाले क्या डोमिनेंट है, क्या NDTV को खरीद लिया उन्होंने डोमिनेशन दिखा के अपना पैसा देकर, ठीक है। हाउ इज द बिजनेस स्कैटर्ड बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के साथ में कैसे स्कैटर कर रहा है। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर कौन होते हैं, वो होते हैं जिनके पास में सब लीगल है, सब वो कंपनी रजिस्टर्ड है लोग, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है उनको आप ठेले वाले समझो, जिनके पास में कोई लीगल नहीं है, वो बेच रहे हैं चीज़ों को लेकिन कोई कंपनी नहीं, छोटे लोग गरीब लोग हैं जो अपने ठेले लगाते हैं, राइट। आर देयर एनी थ्रेड्स फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट्स जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ से कोई थ्रेड आ रहा है क्या, थ्रेड्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आगे। हाउ आर द इक्वेशन बिटवीन सप्लायर्स एंड बायर्स, सप्लायर्स और बायर्स का क्या सीन चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ चीज़ों को होल्ड करके रखा जा रहा है ताकि प्राइस बढ़ाई जाए, या ज़्यादा खरीद लिया जा रहा है टाइम से पहले ताकि प्राइस कम की जाए या बढ़ाई जाए, डिमांड बढ़ाई जाए उसकी, ये समझ में आना चाहिए। इज देयर एनी बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस और पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन देखे जाते हैं, ठीक है। ये आपको देखो, ये इसमें आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर देखा जा रहा है सारा कंपनी का, ठीक है। कंडक्ट में क्या होता है कि कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, कैसे अंदर वर्क हो रहा है। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द एस्पेक्ट सच एज द प्राइसिंग एंड द प्रोडक्ट इनोवेशन, की प्राइसिंग क्या है, कैसे उसको बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है, क्या नेटवर्क्स हैं आपके। ईच इंडस्ट्री विल हैव इट्स अनयूजुअल बिहेवियर, ये एक पिक्यूलर वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या है, बट अनयूजुअल बिहेवियर मैंने क्या किया है, देखो ये वर्ड मैंने ऐड किया है। क्या होता है कि जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कभी आपने पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं पे आपको इस नोट से आपको काफी आसानी मिलेगी। अगर आप उसको वर्कबुक से पढ़ेंगे तो हार्ड हो जाएगा। अम्ब्रेलास एंड रेनकोट्स वुड बी सीजनल बिजनेस एंड FMCG एंड फार्मा वुड बी राउंड देयर, मतलब पूरे साल चलने वाले बिजनेस है। लेकिन रेनकोट्स और अम्ब्रेला आप पूरा साल नहीं पहनते हो, स्वेटर्स आप पहनो खाली विंटर्स में पहनोगे, तो वो बिजनेस भी वहां पे चलेगा, जैकेट्स भी तब चलेंगे, राइट, ग्लव्स भी तब चलेंगे, राइट। सीजनल बिजनेस और FMCG में फर्क होता है। FMCG फार्मा जो है ये राउंड देयर, मतलब दवाइयां आप खाना छोड़ोगे क्या, खाना छोड़ोगे क्या, तो FMCG में आता है वो सबसे। प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करोगे क्या, शैम्पू से बाल धोना छोड़ोगे क्या, ब्रश करना छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ोगे आप, ये राउंड द ईयर बिजनेस होते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट्स में डिटर पीपल फ्रॉम द परचेसिंग द रियल एस्टेट एंड 4 व्हीलर्स, बट 2 व्हीलर्स में नॉट बी इम्पैक्टेड दैट मच, ठीक है। जब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे तो उस केस में कहीं ना कहीं पे लोगों की परचेसिंग पावर जो है उस पर अफेक्ट होगा, ठीक है। 4 व्हीलर कार्स नहीं लेंगे लोग, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो, लेकिन 2 व्हीलर्स के ऊपर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अलग अलग देखना पड़ेगा कि कैसे अगर कोई चीज अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो उसका क्या असर पड़ेगा। माइनिंग बिजनेस में बी कमोडाइज्ड बट FMCG एंड वाइट गुड्स मे बी सोल्ड प्योरली बेस्ड ऑन द पावर ऑफ ब्रांड्स, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, माइनिंग बिजनेस से गोल्ड माइन हो रहा है तो उसमें क्या ब्रांड लगता है क्या, कोई नहीं लगता है। लेकिन FMCG में क्या है कि आप कोई शैम्पू ले रहे हो तो आप क्या बोलते हो उसको, हेड एंड शोल्डर ले रहे हो, ठीक है, या फिर आपने कोई डव ले लिया तो वही आप यूज करते हो, वही आप कंटिन्यूसली यूज करते हो, आप ब्रांड देख के लेते हो, लेकिन यहाँ पे ब्रांड देख के नहीं लिया जाता है,
ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया। सो वाइल लुकिंग फॉर द इंडस्ट्री कंडक्ट एनालिस्ट हाउ टू स्टडी द सेवरल फैक्टर्स सच एज, कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं, बिजनेस साइक्लिकल इन नेचर क्या है, साइक्लिकल मैंने आपको बताया था क्या साइकिल्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी हैं इसकी साइकिल्स। इफ बिजनेस इज साइक्लिकल व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस, अगर साइक्लिकल भी है तो कौन से फैक्टर की वजह से साइकिल्स ऊपर नीचे हो रही है, कमोडिटी प्राइसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, करेंसी प्राइसेस क्यों हो रहा है, या कुछ और अदर ग्लोबल फैक्टर्स या लीगल इश्यूज कुछ हो रहे हैं, ठीक है। इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस विच रिक्वायर स्किल लेबर, ठीक है, स्किल लेबर लगते हैं इस केस में, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, इट इज द हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस विच रिक्वायर स्किल लेबर्स, और इट इज लो स्किल बिजनेस, अगर आपके पास में जो लोग काम करें क्या वो अगर पढ़े लिखे नहीं है, स्किल नहीं है उनके पास में, ठीक है, तो क्या वो काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर आपको हाई स्किल लोग ही चाहिए, अगर कोडिंग की अगर टीसीएस का माना जाए तो उनको हाई स्किल लोग चाहिए बहुत ही, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैकेजिंग कंपनी है तो वहां पे जो जिनके पास में स्किल नहीं है वो लोग भी, गरीब लोग काम कर सकते हैं वहां पे। फॉर स्किल बेस्ड बिजनेस इज देयर एनी इनफ टैलेंट, अगर आपको स्किल बेस्ड है तो वहां पे टैलेंट है क्या, अगर टीसीएस में अगर आपको स्किल बेस्ड कोडर्स चाहिए तो क्या वहां पे वो कोडर्स के पास में टैलेंट है क्या, अगर टैलेंट नहीं तो उनको रख के कोई फायदा नहीं, खाली सैलरी पे करके क्या फायदा होगा, वो काम भी तो करे अच्छे से। हाउ कस्टमर्स चूज द प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है। हाउ विल द टेक्नोलॉजी चेंजेस अफेक्ट द बिजनेस, अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज होगा तो बिजनेस में क्या अफेक्ट होगा। बिजनेस इज हैवीली डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी है क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड है क्या, जैसे कि लिक्वेयर हो गई या फिर तंबाकू के जो स्टॉक हो गए, उसमें आप देखिए कि अगर कुछ भी गवर्नमेंट पॉलिसी ऊपर नीचे हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ भी ऊपर नीचे कर देंगे वो लोग, ठीक है। परफॉर्मेंस एनालिसिस तो आपको पता है कि इसमें क्या देखा जाता है, ठीक है। बिजनेस विद हाई रिटर्न कैपिटल, ठीक है। स्ट्रक्चर इंडस्ट्री वुड जनरेट फाइनेंशियल फॉर, ठीक है, देखो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड कंडक्ट इंडस्ट्री, अगर स्ट्रक्चर और कंडक्ट के बाद में जब आप एनालिसिस करते हैं तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है फाइनेंशियली, ये देखा जाता है इन्वेस्टर और ऑनर्स के लिए, ठीक है, जो ऑनर है कंपनी का उसके लिए, या फिर जो इन्वेस्टर है उसके लिए कितना प्रॉफिट बना रही है। बिजनेस विद हाई रिटर्न ऑन कैपिटल और इक्विटी आर वन which create wealth for the shareholders and owners of the owners of the business in long term। अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा है, आपके उसमें ज्यादा शेयर्स पड़े हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट जनरेट करेगी कंपनी, स्ट्रक्चर और कंडक्ट के बाद में अच्छा अगर है वो, तो ये दोनों चीजें आपके लिए एक प्रॉफिट बनाएंगी, तो वो क्या सही है या नहीं। while analyzing performance of the industry, analyst will look for the several numerical ratio which are dealt with the great details in unique parameters and quantitative analysis। मैंने आपको बताया quantitative analysis में फिर ROC हो गया, ROE हो गया, ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, ROI हो गया, ROC हो गया, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा शायद, ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे की इंडस्ट्री ड्राइवर्स एंड इंडस्ट्री केपीआई, यूनिट ऑफ प्राइसिंग और की कंस्ट्रेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। अब व्हेन स्टडीइंग इंडस्ट्री और आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड्स और वाइल, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट सब बिल्कुल यूजफुल नहीं है, टोटली यूजलेस है, ऐसा कोई फायदा नहीं है इसको देखना, इट्स टोटली यूजलेस, इसमें कुछ भी आने वाला नहीं है ऐसा मुझे लगता है। बट स्टिल मैं आपको इसको एक दो पॉइंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है जो केपीआई होते हैं वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, वो अलग अलग बिजनेस के अलग अलग केपीआई होते हैं, वो आप खुद से बना सकते हो, खुद से सोच सकते हो, और जरूरी नहीं है वो सेम हो सबके अलग हो सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन स्टडिंग द इंडस्ट्री एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड और व्हाइल प्रिपेयरिंग एन इंडस्ट्री लैंडस्केप, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द की परफॉर्मेंस फैक्टर्स और इंडिकेटर्स ऑफ केपीआईज। तो की परफॉर्मेंस फैक्टर्स क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो जो है केपीआईज होते हैं। की परफॉर्मेंस मतलब कि किसी बिजनेस को आप एनालिसिस करो तो मेन पॉइंट्स क्या है, जैसे कि अगर एयरलाइन देख रहे हो तो वहां पे कितने ज्यादा सीट्स बिक रहे हैं या कितने जो है लोग वहां पे टिकट्स बाय कर रहे हैं, ये देखा जाता है, ठीक है। आप अगर किसी बैंक में हो तो वो इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज कर रही है और कितने लोन्स वो लोग दे रहे हैं लोगों को और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हैं, ये देखा जाता है। तो ये हो गए की परफॉर्मेंस, हो गए की परफॉर्मेंस केपीआईज हो गए, ओके। The key performance indicator varies industry to industry and metric that suitable to analyze one industry may not be suitable for other industry। मैंने आपको बोला जो मैट्रिक्स आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला इंटरेस्ट रेट का एनपीआई बोलते हैं, या इंटरेस्ट रेट का जो अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो है ये एयरलाइन के लिए वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, वो बैंक्स के लिए वर्क करेगा। क्या सीट्स कितने, टिकट्स कितने बिक रहे हैं, वो क्या बैंक्स के लिए यूज होगा क्या, नहीं होगा। तो हर एक सेक्टर का, हर एक इंडस्ट्री का अलग एक तरीका होता है। सीमेंट्स में कितना प्रोडक्ट बिक रहा है उनका, वो देखा जाएगा। एफएमसीजी में भी कितने उनके प्रोडक्ट हैं, की प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं,
कि कितनी जैसे मैगी है कितनी बिक रही है उसके ऊपर देखा जाएगा, क्या वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आएगा क्या नहीं आएगा एफएमसीजी के अंदर, तो ये देखना जरूरी है। तो इन एडिशन रीडिंग एनुअल रिपोर्ट से मैनेजमेंट डिस्कशन से आपको ये सब चीज़ें पता चलती है, हेल्प होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और केपीआई वहाँ पे भी मेंशन होते हैं, आपको वहाँ पे भी आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके वहाँ पे केपीआई देख सकते हो। यूनिट ऑफ प्राइसिंग एंड की कंस्ट्रेंट फैक्टर्स, ये दो चीज़ें जो है एनालिस्ट देख सकता है, ठीक है, गाइड हो सकता है उन दो चीज़ों से। यूनिट ऑफ प्राइसिंग मतलब कि यूनिट ऑफ प्राइसिंग एसेंशियली रेफर्स टू द व्हाट कंपनी कंसिडरिंग एज ए यूनिट वाइल प्राइसिंग, ठीक है। क्या एक यूनिट प्राइसिंग कैसे देखी जा रही है कि जब कुछ बिक रहा है या कुछ कैसे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा चीज सबसे ज्यादा बिक रही है उसको देखा जाता है, ठीक है, किस चीज से कंपनी को फायदा हो रहा है वो देखा जाता है, ठीक है। इट इज फार सिंपलर इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज यूनिट ऑफ प्राइसिंग ऑफ इज नंबर ऑफ द गुड्स सोल्ड। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो वहां पे कितना गुड सोल्ड हो रहा है वो देखा जाएगा। हाउएवर इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ कैफे लाइक स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स के अंदर क्या देखा जाएगा कि कितने ब्रीवरेजेस वहां पे सोल्ड हो रहे हैं, कितनी कॉफीज बिक रही हैं, कितना ये सब चीजें बिक रहे हैं वो देखा जाएगा। हाउएवर इन सब्सटेंस देयर प्राइसिंग इज मोर लाइकली टू बी ड्रिवन बाय कंसिडरेशन ऑफ हाउ मच दे एक्सपेक्ट टू अर्न फ्रॉम वन पैट्रन रादर देन द बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ ब्रीवरेज सोल्ड, ठीक है, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं पैट्रन से वो देखा जाएगा, ठीक है, ना कि ब्रीवरेज सोल्ड। तो ये जो मैट्रिक्स ये अलग अलग होता है, हर कोई अलग तरीके से देखता है, हर आरए अलग तरीके से देखेगा, ये सबके लिए अलग हो सकता है, ठीक है। की कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रॉब्लम कर रहे हैं, राइट। तो डिमांड साइड में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो देखी जाएगी, सप्लाई साइड में क्या कंस्ट्रेंट्स है, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है वहां पे, ठीक है। लिमिटेशंस बोल सकते हैं इसको, क्या लिमिटेशंस आ रहे हैं वहां से, डिमांड साइड में क्या क्यों नहीं बढ़ रही है डिमांड, क्या लिमिटेशन है उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द केपीआईज इज की कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन किया है इसका। सिंस कंपनीज परफॉर्मेंस इज डिपेंडिंग ऑन हाउ इट हैंडल्स द कंस्ट्रेंट्स, एनालिस्ट शुड लुक एट द केपीआईज दैट रिफ्लेक्ट दिस कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है कि कंपनी कैसे हैंडल की जाती है, तो एनालिस्ट को ये कंस्ट्रेंट देखने चाहिए कि कैसे हैंडल किए जा रहे हैं कंस्ट्रेंट्स को, या कैसे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है। एक जब भी आप किसी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे ये सब चीजें मेंशन होंगी कि आगे चल के हमें ये इश्यूज आ रहे हैं, ये हम लोग फिक्स करने वाले। फॉर एग्जांपल इफ एन इंडस्ट्री हैज लिमिटेड मार्केट साइज, ओके, मार्केट साइज मतलब एक लिमिटेड मार्केट साइज है, मार्केट में उनके देखो मार्केट साइज मतलब ये नहीं, मार्केट शेयर ये नहीं होता है कि आपके शेयर्स कितने हैं, लेकिन जो टोटल मार्केट साइज है, अगर 500 करोड़ का मार्केट साइज है एक इंडस्ट्री है, तो उसमें से आपका कितना है, 200 करोड़ आपका है, तो 40% तो आपका मार्केट शेयर आपकी कंपनी का, वो देखा जाता है मार्केट साइज क्या है। देन इंडस्ट्री पेनिट्रेशन रेट विल बी द की फैक्टर टू लुक एट, ठीक है। अगर आपका मार्केट साइज अच्छा है, सॉरी लिमिटेड मार्केट साइज है, तो इंडस्ट्री में पेनिट्रेशन क्या है वो देखना जरूरी है, ठीक है। ऑन अदर हैंड इफ इंडस्ट्री इज कंस्ट्रेन्ड बाय कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स, देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट विल बी द इंपॉर्टेंट मैट्रिक, ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको कि इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट इसमें क्या समझना है आपको, देखो समझना ये है कि कोई भी बिजनेस अगर आपका आता है तो उसमें आप एकदम लॉजिकल वे में सोचो। जैसे अगर आपको बोल दिया कि आईटी है तो आईटी में आपका डॉलर का प्राइस मैटर करता है, या फिर प्रोजेक्ट्स कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं वो मैटर करता है, या फिर एक स्किल लेबर है या नहीं ये मैटर करता है, राइट। ये आपको लॉजिकल वे में सोचना है एकदम। इफ रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट देन इट माइट बी prudent to track metrics followed by the regulators। रेगुलेटरी कंस्टेंट है तो वहां पे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। तो ये सब चीजें तीनों बता रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ इस पे केपीआईज पे क्वेश्चन नहीं आने वाला, कितना भी आपको ये केपीआईज दे रखे कुछ एयरलाइन एंड अदर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक है, देखो एयरलाइन के बता रखे क्या क्या है, पैसेंजर और कार्गो किलोमीटर, पैसेंजर कितने आ रहे हैं, प्राइस पर पैसेंजर क्या है, कितना चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर। देखो सिंपल सी बात है, पैसेंजर ज्यादा आ रहे हैं इसका ये फायदा नहीं है, अगर टिकट प्राइस कम कर दोगे तो पैसेंजर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन उसमें नुकसान हो रहा है कंपनी का, तो उसको प्राइस भी आपको सही से करना पड़ेगा ताकि नुकसान ना हो कंपनी को, प्रॉफिट में हो कंपनी। कैपेसिटी कितना है एक एरोप्लेन का, एक एयरलाइन का, ठीक है। ऑटोमोबाइल देखो यहाँ पे कैपिटल गुड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है वॉल्यूम और वॉल्यूम ग्रोथ कितना आप डिलीवर कर पा रहे हैं फोन को, एवरेज रियलाइजेशन एंड देयर ग्रोथ, ठीक है।
रियलाइजेशन, एवरेज रियलाइजेशन एंड देयर ग्रोथ, कैपेसिटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, फोन की कैपेसिटी क्या है, रैम क्या है, स्टोरेज क्या है, ये सब चीजें देखते हैं लोग। तो ये सब चीजें, सॉरी ऑटोमोबाइल, कार्स के कैपेसिटी क्या है, देन उनकी ग्रोथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, सब चीजें देखी जाएंगी वहां पे। ठीक है, कमर्शियल बैंक एंड एनबीएफसी आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एनपीए रेशो और कासा रेशो भी हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे ये सब नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना इंटरेस्ट मार्जिन प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट अगर आप चार्ज करो तो उसमें से कितना आपका मार्जिन है बैंक का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, ठीक है, ग्रोथ रेट, डिपॉजिट एंड लोन्स, फिक्स डिपॉजिट कितने आ रहे हैं, लोन्स कितने आ रहे हैं, इस पे देखा जाता है, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रिजर्व रेशो, SLR कुछ तो इसको बोला जाता है। ठीक है, कासा रेशो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो यहाँ पे देखा जाता है। इसका लॉन्ग फॉर्म आया था मुझे एग्जाम में, कासा स्टैंड्स फॉर क्या, तो वहां पे करंट अकाउंट और यह आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे इसके नीचे भी दे रखे थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो इन तीन के अलावा आपको कुछ जरूरी भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, इसमें से बैंक का आ सकता है कि एनपीए रेशो, कासा रेशो देखे जाते हैं, ये आ सकता है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है एंड फ्रेमवर्क क्या है, आपको पता ही है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, इंडस्ट्री एनालिसिस कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। ओके, even small changes in regulatory framework can have a big impact on the business. small अगर चेंज कर दिया तो उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है बिजनेस के ऊपर। ठीक है, चेंज इन द एनवायरमेंटल पॉलिसी हैव रिजल्टेड इन क्लोजर ऑफ वेरियस माइंस एंड हैव अफेक्टेड द बिजनेस ड्रास्टिकली। ठीक है, तो जो आप देखेंगे एनवायरमेंटल पॉलिसी अगर माइंस के लिए चेंज हो गई कि आप माइन नहीं कर सकते और आप खराब कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कैंसिलेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंसेस प्रॉब्लम हो सकती है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। ठीक है, द लेटेस्ट अमेंडमेंट मेड द कंपनीज एक्ट हैव चेंज द एंटायर लैंडस्केप फॉर बिजनेस इन इंडिया। ओके, जब लैंडस्केप चेंज होगा, बिजनेस लैंडस्केप चेंज हो जाएगा तो बहुत सारे बिजनेस को वहां पे प्रॉब्लम आएगा। टैक्स स्लैब अगर चेंज कर दी गवर्नमेंट ने तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एनालिस्ट शुड पे अटेंशन ऑन दिस रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज है। टैक्सेशन देखो आप, यहाँ पे टैक्सेशन आपको पता है क्या होता है। टैक्सेशन में क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है। ये आपको खुद से भी पढ़ना है, मैंने पूरा नोट्स आपको 2 बार पढ़नी है क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से अभी ले रहा हूँ यहाँ पे, तो बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको लाइंस में कवर करूँ। टैक्सेस आर टूल्स दैट गवर्नमेंट यूज टू अर्न इनकम, राइट। गवर्नमेंट अर्न करती है और जो एक्सपेंस है उसको मीट करती है, राइट। However, the government also use taxes as a tool to encourage or discourage the certain businesses. अगर तंबाकू लोग ज्यादा खा रहे हैं तो क्या कर देगी गवर्नमेंट, इसके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी तो तंबाकू की प्राइस बढ़ जाएगी, लोग उसको कम यूज करेंगे, कम लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली एट द नेशनल लेवल इंडिया हैज सेवरल स्लैब्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी। मेनी एसेंशियल प्रोडक्ट डू नॉट हैव नो जीएसटी। ओके, जो एसेंशियल है, जो लोगों को जरूरत है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। लेकिन गुड्स एंड सर्विस जैसे सॉल्ट के ऊपर नहीं है शायद से कोई टैक्स भी, ठीक है। लेकिन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कहीं कहीं पे लगाया जाता है जहां पे जरूरत है उसकी। एंड हैव लोअर जीएसटी रेट वाइल लग्जरी प्रोडक्ट्स। ओके, जब लग्जरी प्रोडक्ट्स आप लेंगे तो वहां पे जीएसटी रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आप लग्जरी चीजें से, तो वहां पे टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स हैव अ हायर जीएसटी रेट्स। ओके, एंड इट हैव इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बता दूं मैं आपको। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस मतलब ऐसे टैक्सेस जो आप खुद से पे कर रहे हो, आप लायबल हो उसको पे कर रहे हो। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब आपको इनडायरेक्टली लिए जा रहे हैं आपसे, जैसे जीएसटी हो गया, आपको पता नहीं है, आप किसी दुकान में जाते हो, वहां से आप कुछ चीज लेते हो, आपको पता नहीं कि उसमें से टैक्स कट के जा रहा है, उस प्रोडक्ट में से टैक्स कट के जा रही है अमाउंट। लिखा होता है सॉल्ट की प्राइस होती है, सॉल्ट बोल रहा हूँ सॉरी, सपोज आपने एक शैम्पू का बॉटल लिया तो उसके पीछे एमआरपी लिखा है, लेकिन उसमें टैक्स वगैरह सब इंक्लूडेड है नीचे, कि सारा टैक्स वगैरह क्या लग के इनमें क्या प्राइस बची वो आपको पे करनी है। तो आपको पता नहीं होता, आप तो प्रोडक्ट की प्राइस पे कर दो लेकिन आप टैक्स पे कर रहे हो वहां पे, तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स में मतलब क्या हो गया, इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो, मैट पे कर रहे हो, सरचार्ज, सेस। ये देखो, डायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू द टैक्सेस वेयर द इंसिडेंट द टैक्स एंड लायबिलिटी फॉर द टैक्स आर द सेम पर्सन। जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसकी जो लायबिलिटी वो आप खुद, आप लायबल हो उसके लिए पे करने के लिए। इन अदर वर्ड, द पर्सन हु हैज टू बियर द टैक्स इज ऑल्सो वन हु ऑब्लिग टू पे दैट टैक्स टू गवर्नमेंट। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स ही जरूरी होता है, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। मैं भी बोल रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इसके ऊपर खाली एक सम आता है, जो सेल्स में से मैंने आपको बताया था कि सेल्स में से आप इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे तो आपका बचता है नेट सेल्स, बस यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है इसमें से, ठीक है। So every individual and business has to pay the particular rate of tax on the profits they earn. Tax laws prescribe how when income and expenses should be categorized. ठीक है, जो अलग अलग इनकम के तरीके हैं उसमें भी टैक्स स्लैब्स होते हैं। अलग अलग इनकम जो कमा रहे हैं, जो जॉब है, एम्प्लॉयज, वो अलग टैक्स पे करेंगे, जो बिजनेसेस है वो अलग करेंगे, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस ज्यादा करेंगे, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस कम करेंगे। क्रिप्टो या फिर बेटिंग ऐप से इनके ऊपर ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस इन इंडिया हैव 4 कंपोनेंट्स: इनकम टैक्स, मैट, सरचार्ज, सेस। इनकम टैक्स आपको पता है 30% देना पड़ता है कंपनीज को, ठीक है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो 15% तक देते हैं इसको, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए 25% भी होता है, ठीक है। सो कंपनीज रिक्वायर्ड टू पे 30%, 25% इन केस ऑफ टोटल टर्नओवर इज बिलो 400। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अगर इफ टोटल टर्नओवर इज बिलो 400 देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ टैक्स शुड वन कंपनी पे एज ए इनकम टैक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखो। ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट्स एज ए इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। जो टैक्सेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर इनकम टैक्स भरना है आपको, जो भी है। जब आप कंपनीज देखते हैं अलग अलग, मैं आपको दिखाता हूँ इसका, देखो यहाँ पे कैसे देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना टैक्स भरती है। इसको मैं यहाँ पे ओपन करूंगा आपके लिए। screener.in पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कोई कंपनी ओपन करेंगे। ITC सपोज हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जब आपको दिखेगा कि देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आपको दिखेगा टैक्स कितना पे कर रही है कंपनी। 31%, 32%, देन 25, 35, 25, 25। तो ये हर साल का टैक्स यहाँ पे दिख रहा है, ईयर वाइज दिख रहा है। ओके, समझ में आ रही चीजें। Then, however, the Act allows companies to choose alternative schemes of taxation under which they can pay reduce the tax. तो टैक्स रिड्यूस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। इफ दे forgo certain benefits available in income tax act, ओके, तो जो भी उनके बेनिफिट्स है वो उनको मिलते हैं। इवन इंडिविजुअल्स भी ये कर सकते हैं। सच रेट्स वैरी फ्रॉम 15 to 25%। जो 15 to 25% जो है ये रेट्स पे करती है कंपनीज इसके बीच में, अगर आप बचा रहे हैं टैक्स कहीं से तो। डिपेंडिंग अपॉन व्हेन द कंपनी वाज एस्टैब्लिश एंड व्हाट स्कीम दे आर टेकिंग, ओके। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट, इफ इनकम टैक्स इज पेएबल बाय द कंपनी ऑन इट्स प्रॉफिट इज लेस देन 18%, अगर 18.5% से कम है इनकम टैक्स ऑफ द बुक प्रॉफिट्स, देन कंपनी विल हैव टू पे 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट टू गवर्नमेंट, ठीक है। अगर 18, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है वैसे, बट फिर भी आप याद रखो 18.5% से अगर प्रॉफिट ऑन इट्स जो टैक्स है वो कम आ रहा है तो उस केस में जो है 18 बुक वैल्यू से, बुक प्रॉफिट से 18.5% से कम आ रहा है तो उसके ऊपर आपको मैट पे करना पड़ता है। सरचार्ज क्या है? वो टैक्स ऑन टैक्स है, याद रखना है, बस इतना याद रखो। सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। ये एक एक लाइन के हैं, इसको कुछ समझने की, आपको नॉर्मल बस समझना है क्या है एक लाइन में, ठीक है। इन टर्म ऑफ इनकम टैक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर द रेवेन्यू विद द स्टेट गवर्नमेंट in which the companies are located. However, in terms of surcharge, the entire tax revenue, देखो क्या होता है कि जो नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उस केस में जो गवर्नमेंट है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स द, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, देखो सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर हिस्सा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर सरचार्ज के केस में क्या होता है, वो एंटायर टैक्स गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है सरचार्ज पूरा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सरचार्ज कैन बी पेड या फिर गोज टू द ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ओके, एंड नॉट शेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आता, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है सरचार्ज पूरा। दे आर चार्ज एट द रेट ऑफ इनकम टैक्स मैट पेड एंड मे बी अल्टर्ड एवरी ईयर, ठीक है। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स के ऊपर या मैट के ऊपर पे किया जाता है सरचार्जेस, लेकिन वो अल्टर भी हो सकते हैं एवरी ईयर। सेस, इट इज एडिशनल लेवी दैट is charged on the taxes plus surcharge, okay. Cess is meant to be used for specific purpose for which it is levied, okay, कोई specific purpose, example education के ऊपर सेस लगाया जाता है, ठीक है। अब ये आप पढ़ लो, 4% तक का सेस होता है, इसको याद रखना है बस, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा।
4% तक का एक सेस उसमें होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए अभी, डायरेक्ट टैक्सेस हमने देख लिए सारे। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आता है, ठीक है, या फिर एक्साइज ड्यूटी आती है, या फिर वैल्यू एडेड टैक्स आते हैं, कस्टम ड्यूटीज आती हैं यहाँ पे, ठीक है, अदर टैक्सेस, रोड टैक्सेस भी आते हैं यहाँ पे, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप जो है इन चार्जेस को देते हो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को। सो गुड्स एंड सर्विस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, इसमें लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस वेयर द पर्सन bearing the tax is different from the person liable to collect the such tax and transfer to the government। जो आप हो, आप टैक्स दे रहे हो किसी प्रोडक्ट को खरीद के, किसी चीज को, सर्विस को खरीद के, वो बोलते हैं आपको जीएसटी लगेगा सर इसके ऊपर, तो वो आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं। द टैक्स इज लेव्ड ऑन द सेलर ऑफ द गुड, ओके, हाउएवर seller collects some money from the customer and deposit into the account of the government। जो सेलर है वो लेकर देगा गवर्नमेंट को, therefore it is the end customer who bears the taxes, ठीक है। इंडिया हैज, अब जैसे कि अगर मेरा कोई कोर्स है, अगर आप उसको खरीद रहे हो तो उस पर जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, बट इनकेस अगर आपके उसमें जीएसटी नंबर, तो आप जीएसटी नंबर डाल के उसको कम करवा सकते हैं, आने वाले जब आप टैक्स भरेंगे वहां पे वो माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। सो हाउएवर इन ऑर्डर टू कंबाइन दिस टैक्सेस गवर्नमेंट ब्रॉट जीएसटी एंड रिमूव द अदर टैक्सेस। तो बाकी जो टैक्स थे वो हटा दिए थे गवर्नमेंट ने और बस जीएसटी डाल दिया। हाउएवर सम प्रोडक्ट्स and some product like fossil fuels, liquor and activities imports are still covered under the old system। तो ये पिछले सिस्टम में जाते हैं अभी तक। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको जीएसटी तो ये बता रखा है यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द टैक्स दैट इज चार्ज ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दिस आर कैलकुलेटेड एज अ पर, देखो सेल्स गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो है ये लगाए जाते हैं जो जीएसटी आप पे करते हैं। दिस आर द कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, जो इनवॉइस की वैल्यू उसके ऊपर ये कैलकुलेट किया जाता है 18% मोस्टली यूजुअली। सेलर देन रिमिट दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट, ओके। जो सेलर है जो आपको बेच रहा है चीज 18% जीएसटी लगा के उसको ये टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन होने के लिए सेलर क्या करता है, अलाउड टू टैक्स क्रेडिट। जो सेलर है उसके पास में अगर उसने मतलब सपोज आपने कुछ चीज खरीदी, आपके इसमें जीएसटी नंबर है, तो आप उसको उन बिल्स को देकर आप जीएसटी अपना कम कर सकते हैं। आपको भरना पूरा पड़ेगा लेकिन वो कम हो जाएगा, ठीक है, रिमिट हो जाएगा वहां पे। मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज चार्ज आर 18%, हाउएवर जीएसटी रेट्स वेरी फ्रॉम द 0 to 28% फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्साइज ड्यूटी आपको ये आ सकता है, जीएसटी रेट्स वेरीज फ्रॉम द 0 to 28% डिफरेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको देख लेना। एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। With introduction of GST, excise duty has been removed for the most of the goods। अब तो excise duty हटा दिया GST आने के बाद में, बट पहले excise duty लगता था। जब आप दुबई से कुछ चीज लेके आओगे, अगर वो पकड़ी गई विदाउट टैक्स, अगर आप ज्यादा चीजें लेके आ रहे हो तो उसके ऊपर आपको excise duty पे करनी पड़ती है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इज लेव्ड ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वैट इसके ऊपर आता है। दिस आर charged by the state government similar to the excise duty। These taxes are currently applicable on the liqueur petrol। ये वैट जो है ये लिक्वियर पेट्रोल के ऊपर लगाया जाता है अभी भी, ये पिछले में ही था, मैंने बताया जब जीएसटी लगा तो हटाए गए टैक्सेस है, लेकिन लिक्वियर पेट्रोल और डीजल के ऊपर अभी तक ये लगाए जा रहे हैं। कस्टम ड्यूटी आपको पता है, कस्टम ड्यूटी इज अ टैक्स लेव्ड ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप प्रोडक्ट, जो लेके आ रहे हैं कुछ बाहर से, दुबई वगैरह से, उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी लग जाता है, कस्टम ड्यूटी आप पे करो। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी वैरी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट इज इंपोर्टेड। जो कोई अगर आप आईफोन लेकर उसके वेट के ऊपर वगैरह सब चीजें डिपेंड करती है कितना कस्टम ड्यूटी लगेगा। अदर टैक्सेस एंड रोड टैक्सेस, रोड टैक्स पता है, रोड टैक्सेस पेड बाय द परचेस ऑफ न्यू ऑटोमोबाइल्स। अगर आप कोई भी नई कार ले रहे हो तो उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है, और ये वन टाइम रहता है, लाइफ टाइम के लिए पेड किया जाता है टैक्स, रोड टैक्स, ठीक है। आपको पता ही होगा कि रोड टैक्स देकर गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है। स्टैम्प ड्यूटी आपको पता है, जब आप कोई भी स्टैम्प बनाते हो तो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल व्हेनेवर द एनी डॉक्यूमेंट इज नीड टू बी रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के साथ में, तो उसके इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। 100 रुपए का स्टैम्प आता है, 200 रुपए का आता है, 500 रुपए का आता है। दिस आर दी लार्जली रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ द सेल एंड एसेट। जब एसेट और सेल आप कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ी चीज कर रहे हैं, उस टाइम पे तो आपको बहुत ज्यादा जो है स्टैम्प पेपर, स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। चेंज इन द स्टैम्प ड्यूटी अफेक्ट्स द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अगर आप टैक्स में स्टैम्प ड्यूटी की प्राइस बढ़ा देंगे तो उस केस में जो कहीं ना कहीं पे आपको रियल एस्टेट के प्राइसेस जो अफेक्ट करेगा, रियल एस्टेट लोग कम खरीदना स्टार्ट करेंगे, प्राइस बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म इज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, ये तो आपको पता होगा, अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है तो एसटीटी चार्ज लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है।
इज पेड एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब आप बेचते तब लगता है इसको। सिंस इट रिड्यूस द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी सेल्स, इट डिस्करेज द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसमें डिस्करेज होती है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर ही ज्यादा टैक्स लगता है इसका, क्योंकि जितनी बार बाय सेल आप करोगे तो उतनी बार आपको एसटीटी पे करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग में, नॉर्मल ट्रेडिंग में या स्कैल्पिंग में आप कहीं ना कहीं, स्पेकुलेशन में आप कहीं ना कहीं पे इससे ज्यादा पे करना पड़ता है। दस दिस अफेक्ट्स द स्टॉक ट्रेडर एंड इट टर्न्स स्टॉक क्या है, thus this affects the stock traders and in turn stock broking firms। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अभी लास्ट पॉइंट है ये। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती हैं वेरियस सोर्सेज से, इंडस्ट्री जर्नल्स आते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आती है, वहां से आप ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज इन इंडस्ट्री आप देख सकते हो। ठीक है, कंपनीज के जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं वो देख सकते हो। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन आप देख सकते हो। एसोसिएशन ट्रेड बॉडीज पब्लिकेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, रिलेवेंट मिनिस्ट्री वेबसाइट्स आप देख सकते हो, पब्लिकेशंस आप देख सकते हो वहां से भी। तो असाइनमेंट्स तो मैंने आपको बीच बीच में दिए हैं, क्या क्या आपको मैंने कुछ आज कम दिया है मैंने आपको, लेकिन आपको पता करना है कि कितनी इंडिया की कितनी पॉपुलेशन टैक्स भरती है और कितनी नहीं भरती है। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है, आपको कमेंट करना है इसके बारे में। ठीक है, देन आपको एक कोई सा भी सेक्टर लेना है। चलो मैं आपको बताता हूँ, फार्मा, यहाँ पे आपको कौन सा फार्मा सेक्टर आपको लेना है, फार्मा सेक्टर आपको लेना है और आईटी सेक्टर लेना है। उसके आपको ना जो है केपीआईज ढूंढ के निकालने हैं और की कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स निकाल के आपको लाने हैं, और वो आपको कहाँ डालने हैं? कमेंट सेक्शन में डालने हैं। ठीक है, देन आपको की कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद में यूनिट ऑफ ये यूनिट ऑफ प्राइसिंग, और आप ये निकाल के मुझे कमेंट करेंगे नीचे। देन आपको क्या करना है, एक और चीज कि आपको स्टार का, इंडियन स्टॉक मार्केट में से स्टार, क्वेश्चन मार्क और कैश काउज और डॉग्स के मुझे एक एक एग्जांपल देने हैं। ये आपकी एक और असाइनमेंट है आज के दिन के लिए। ठीक है, बस इतना करो। और मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल, ये जो है आप पढ़ लेना एक बार, और मैंने इसमें कुछ असाइनमेंट दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, आप वीडियो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मिल जाएगा। सो अभी आपको मैंने बता दूं ये सेक्शन पूरा हो चुका है, चैप्टर 6। अभी हम लोग कंपनी एनालिसिस की तरफ जाएंगे चैप्टर 7 और 8 के अंदर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अभी भी बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करेंगे पहले तो। ठीक है, लाइक करेंगे वीडियो को और कमेंट पक्का करेंगे। थोड़ा सा फास्ट सेशन हुआ ये, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। वही क्वेश्चन आते हैं जो ऊपर जो स्लो टॉपिक्स लिए थे, वो उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक जो फ्रेमवर्क है उसमें से एक एक क्वेश्चन तो आना है, जिसके फ्रेमवर्क अच्छे से करने हैं आपको याद से। ठीक है, एंड बीसीजी की जो डायग्राम है वो अच्छे से करनी है। जिसको एमसीक्यू चाहिए वो आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, और आपको वहां से देख लेना है। सो आई होप इट्स मोर देन इनफ। एंड गाइज, कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे पूछो, मैं चाहता हूं आप मुझे पूछो। ट्विटर का लिंक दिया है, वहां पे फॉलो करो। टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना, telegram.me/nifty आपको डालना है खाली, और आप मेरे चैनल में आ जाएंगे, हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे आप मुझसे। और बेल आइकन याद से दबाना है सब्सक्राइब करने के बाद में। आई होप इट्स मोर देन इनफ, एंड आपको सेशन अच्छा लगा, ये मैं गेस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज।